हेलो साथियों, कल अपने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर हमने चर्चा की। उनके राइट आंसर्स क्या होंगे, इस पर अपन को चर्चा करनी है। जो अपने निम्नलिखित में से किस संपत्ति का अंतरण मौखिक हो सकता है, वो हमको यहाँ चर्चा करनी है। तो सादा बंधक, अचल संपत्ति का दान और अनुयोज्य दावे का अंतरण जो है वो ये उपरोक्त में से कोई नहीं। इन सभी का जो है लिखित में अंतरण होना जरूरी है, इसलिए ये कल उपरोक्त सभी जो ऑप्शन हो गया था ये सही नहीं है। इसमें होगा उपरोक्त में से कोई ही नहीं, नन ऑफ एवर। मतलब सादा बंधक है, उसका भी चाहे वो 1 रुपये का है चाहे कितने का भी है सादा बंधक, वो लिखित में होना जरूरी है। इसी तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी को यदि आप गिफ्ट करते हो तो उसकी वैल्यू भले कितनी भी हो, उसका भी आपको रिटर्न में करना पड़ेगा। और इसी तरीके से एक्शनेबल क्लेम का जो ट्रांसफ़र होता है उसकी वैल्यू भले कितनी भी हो, वो जो है वो सेक्शन 9 में जब आप देखेंगे कि जो 2 तरीके से किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है कि सामान्यता रिटन में सामान्यता ओरल होता है, मौखिक होता है, जब तक कि स्पेसिफिक वहाँ लिखा गया नहीं होगा इसका रिटन में होना आवश्यक है। तो इनके लिए सादा बंधक, अचल संपत्ति का दान और अनुजोग का अंतरण, इनके लिए स्पेसिफिकली रिटन में ही ट्रांसफ़र हो सकता है, ओरली नहीं हो सकता। तो उपरोक्त में से तीनों में से कोई ऐसा नहीं है जिसका ओरली हो सकता है, इसलिए राइट आंसर इसका है डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में सन्निहित है। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की किस एक्ट में किस सेक्शन में इन्वॉल्व किया गया है, तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 27। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूल ऑफ इलेक्शन निर्वाचन के सिद्धांत का आवश्यक तत्व नहीं है। जब आप सेक्शन 35 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, उसको आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको कि सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसमें ट्रांसफरर जो है वो अलग होता है, ओनर अलग होता है। तो वो ओनर ने उसे किसी तरह से ऑथराइज नहीं किया हुआ है ट्रांसफ़र करने के लिए उस प्रॉपर्टी को, इसलिए वो अनऑथराइज तरीके से प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करता है। तो संपत्ति का अनधिकृत अंतरण ये इसका बेसिक एलिमेंट है। तो जो संपत्ति का अधिकृत अंतरण ये इसमें इसका बेसिक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि अंतरक द्वारा स्वामी को लाभ प्रदान ये भी उसका बेसिक अंतरण है। तो ये इसका राइट आंसर है कि वो अधिकृत नहीं होता संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए, फिर भी वो ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रूल ऑफ अपोर्शनमेंट प्रभाजन का सिद्धांत का उल्लेख संपत्ति अंतरण अधिनियम की किन धाराओं में किया गया है। जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को देखेंगे तो 2 सेक्शंस में प्रभाजन का सिद्धांत रूल ऑफ अपोर्शनमेंट है, जिसका राइट आंसर है सेक्शन 36 एंड 37। जो टाइम के द्वारा अपोर्शनमेंट होता है वो 36 में होता है, और अपोर्शनमेंट बाय एस्टेट जो संपदा का प्रभाजन होता है वो सेक्शन 37 में। तो राइट आंसर है इसका बी, धारा 36 एवं 37। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत धारा 41 में उल्लिखित है। सेक्शन 41 को जब अपन देखते हैं, ट्रांसफर बाय ओस्टेबल ओनर जो है दिखावटी द्वारा जो अंतरण, दिखावटी स्वामी द्वारा अंतरण जो होता है उसको सेक्शन 41 में मेंशन किया गया है। तो उसके साथ साथ जब आप इसको देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति जिसे लीगली ओनर मतलब रिकॉर्ड में ओनर बना दिया गया है उसे कहेंगे दिखावटी स्वामी। तो बाद में जो एक्चुअल ओनर है वो उसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से
नहीं रोक सकता, ये कहते हुए कि ये एक्चुअल ओनर नहीं है, सिर्फ जो है दिखावटी ओनर है, ऐसे कहते हुए नहीं रोक सकता। इसलिए इसे कहते हैं फैलाव का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर। वहां तक इसने उसको कि आप सिर्फ दिखावटी से मतलब नहीं है, दिखावटी जो है वो ही एक्चुअल ओनर है और उसके पास सारे राइट्स हैं ट्रांसफर करने के, इसलिए फैलाव या डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपक्षी बनाम फर्नांडो के बाद में प्रिवी काउंसिल ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो ये जब आप देखेंगे तो इसमें जो आपका राइट आंसर है सेक्शन 43 में जब आप फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टोपल पढ़ते हैं तब आपको ये सिद्धांत जो है विबंध द्वारा अनुदान की पूर्ति का सिद्धांत जो प्रिवी काउंसिल ने इंट्रोड्यूस किया था राजपक्षी बनाम फर्नांडो, वो ये विबंध द्वारा अनुदान की पूर्ति का सिद्धांत की जब आपने कोई प्रॉपर्टी एररलेसली या फ्रॉडेंटली भूलवश या आप उसके साथ धोखा करना चाहते हैं इस वजह से ट्रांसफर कर दी, लेकिन आप अभी उसको ट्रांसफर करने के लिए एम्पावर्ड नहीं है, लेकिन बाद में आपके पास उस प्रॉपर्टी में राइट आ जाते हैं, तो अब आपको ये कहने से कहकर के प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से आप नहीं मना कर सकते कि मेरे पास उस टाइम राइट नहीं था। तो एस्टोपल का ये जो सिद्धांत है वहां पर लागू हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा लैटिन मैक्सिम जो है उट लिटे पेंडेंट निहिल इनोवेटर पर आधारित है? इसमें जब आप डॉक्ट्रिन ऑफ, वैसे भी इसमें आप एक शब्द देखें पेंडेंट मतलब पेंडिंग, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंट जो का जो सिद्धांत है वो सेक्शन 52 में जो दिया हुआ है उसमें ये जो लैटिन मैक्सिम है उसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, भागिक पालन के सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम में कब सम्मिलित किया गया? अब इसमें 4 ऑप्शन है। 1882, इसका मतलब कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब से बना, क्या वो तब से इन्वॉल्व है या बाद में जो उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ 1900 में उसमें उसको जोड़ा गया, या 1919 में जोड़ा गया या 1929 में जोड़ा गया? सेक्शन जब आप 53A या के को जब आप देखेंगे तो ये मूल जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट था उसमें इन्वॉल्व नहीं था। ये जब एक सबसे मेजर जो अमेंडमेंट हुआ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1929 उसके द्वारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ऐड किया गया, इसलिए राइट आंसर है 1929 में। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है क्रमबंधन का सिद्धांत रूल ऑफ मार्शलिंग संपत्ति अंतरण अधिनियम की किन धाराओं में उल्लिखित है? देखो 2 सेक्शंस में रूल ऑफ मार्शलिंग जो है वो इन्वॉल्व है। एक होता है क्रेता का क्रमबंधन और एक होता है बंधककर्ता जो है वो बंधकदार का क्रमबंधन जो है। 2 जगह ये मेंशन किया गया है और वो सेक्शंस हैं 56 और 81, इसलिए राइट आंसर इसका है बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से बंधक का प्रकार नहीं है। बंधक के जो आप प्रकार देखते हैं, सादा बंधक सिंपल मॉर्गेज, सहज शर्त विक्रय द्वारा बंधक, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, इंग्लिश मॉर्गेज अंग्रेजी बंधक, भोग बंधक यूसुफक्चरी मॉर्गेज, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, एंड जो लास्ट है विलक्षण बंधक एनएमएलएस मॉर्गेज। ये जो है बंधक के प्रकार होते हैं। अब उसमें से आप देखो सादा बंधक भी इसमें है, उसमें से देखो अंग्रेजी बंधक भी है, लेकिन विक्रय द्वारा बंधक एक्चुअल में ये विक्रय द्वारा बंधक नहीं होता, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक होता है। उसमें कंडीशन लगाई जाती है कि आप इतने टाइम में यदि पेमेंट नहीं करेंगे तो ये एब्सोल्यूट सेल हो जाएगा, अगर पेमेंट कर देंगे तो वो जो सेल का हुआ है वो कैंसिल होकर के आपको वापस उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। इसलिए ये जो प्रकार विक्रय द्वारा बंधक का कोई प्रकार नहीं होता, ये होता है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक।
तो ये 10 आपके इम्पोर्टेंट काफ़ी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इन पर हमने चर्चा की। अब इसके साथ अपने छोटा सा आपको जो शॉर्ट नोट एग्जाम्स में आता रहता है उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं कि ये जो आपका सेक्शन 127 जो है उस पर जनरली आपको एग्जाम आता है। टीपी एक्ट का सेक्शन जो है 127 दुर्भरदान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑनरियस गिफ्ट। ये सेक्शन 127 है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति को दान, किसी प्रॉपर्टी का दान किया जाता है तो हो सकता है उस प्रॉपर्टी पर कोई लायबिलिटी, जिसको बाध्यता कहते हैं, उस प्रॉपर्टी पर कोई लायबिलिटी है, उस प्रॉपर्टी के साथ कोई लायबिलिटी जुड़ी हुई है, बाध्यता जुड़ी हुई। अब जो आदाता है, मतलब जो एक्सेप्ट करता है दान को, वो कहता है नहीं, मैं जो है प्रॉपर्टी को तो एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि उसके लिए एक्सेप्टेंस जरूरी होती है दान, और लायबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो उस स्थिति में जो है वो दान जो है वो या तो उसको पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी एक से अधिक हो और उन सब का एक साथ जो है दान किया जा रहा है। एक से अधिक भी संपत्ति हो सकती है, एक से अधिक संपत्ति है ना, सबका एक साथ दान। उनमें से सपोज करो कि एक प्रॉपर्टी पर, एक संपत्ति पर बाध्यता है, उस पर लायबिलिटी है, अन्य पर नहीं है। वो कहता है मैं इस जो लायबिलिटी वाली प्रॉपर्टी है इसको एक्सेप्ट नहीं करता दान के रूप में और बाकी को एक्सेप्ट करता हूँ। तो वो ऐसा नहीं हो सकता, या तो उसको पूर्ण रूप से सारी संपत्तियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बाध्य सहित वाली प्रॉपर्टी, और अगर वो मना करता है तो फिर वो दान पूर्ण रूप से उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर उन प्रॉपर्टियों को सेपरेट उसको ट्रांसफर, गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर किया जाता है, लायबिलिटी वाले को अलग से किया जाता है, बाकी जो जिन पर लायबिलिटी नहीं है उनको अलग से किया जाता है, तो वहां पर वो फ्री है, स्वतंत्र है कि भाई वो लायबिलिटी वाली को एक्सेप्ट करे या नहीं करे और बाकी को एक्सेप्ट करे। तो उस सिचुएशन में वो वहाँ पर स्वतंत्र है और वो जो है वो जो फायदे वाली चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट कर सकता है, लायबिलिटी वाली चीज़ों को, लायबिलिटी वाले जो प्रॉपर्टीज हैं उनको छोड़ सकता है। तो वहाँ पर दुर्भरदान का सिद्धांत लागू नहीं होता। लेकिन सब जब एक से अधिक प्रॉपर्टी को एक साथ एक ही ट्रांजैक्शन से गिफ्ट किया जाता है तो वहाँ पर उसको लायबिलिटी वाली भी और बेनिफिशियरी दोनों ही सभी प्रॉपर्टीज को एक साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पूरा ट्रांजैक्शन ही वॉइड होगा, उसमें से कुछ नहीं ले सकता। अब क्या होता है कि कई बार अनकॉम्पिटेंट पर्सन, असक्षम, या जिसको निर्हित व्यक्ति भी कहते हैं, हो सकता है कि किसी व्यक्ति की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने में, जिसे आदाता जिसे कह रहे हैं अपन, ये जो है वो संविदा करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में असक्षम है। हो सकता है वो एज का भी कारण हो सकता है या कोई दूसरा भी कारण हो सकता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है वो नहीं है, उसको जो है उसके क्या नाम, उसको प्रॉपर्टी का दान किया जाता है और उस प्रॉपर्टी के साथ जो दान की विषय वस्तु है उसके साथ कोई लायबिलिटी जुड़ी हुई है, कोई बाध्यता जुड़ी हुई है और उसको जो है दान कर दिया जाता है और वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है, प्रतिगृहित कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम होता है, बाद में
जब भी सक्षम होता है तो उसके पास ऑप्शन है उस सिचुएशन, जैसे ही वो सक्षम होता है और उस लायबिलिटी की उसको बाध्यता की जानकारी होती है, जैसे ही उसको नॉलेज होती है कि भाई इस प्रॉपर्टी जो मैंने एक्सेप्ट की थी ड्यूरिंग द इनकम्पिटेंसी, तो उस दौरान जैसे ही वो कॉम्पिटेंट होता है और उसको नॉलेज होती है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो उसको एक्सेप्ट करे। अगर वो ऐसा करता है सक्षम होने के बाद, कॉम्पिटेंट होने के बाद, नॉलेज होने के बाद, तो फिर वो उससे बाध्य हो जाएगा और वो उसको जैसे ही सक्षम होता है उसको कहता है कि मैं इस दान को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो फिर वो बाध्य नहीं है। तो उस सिचुएशन में वो अपने आप को उससे फ्री कर सकता है, लेकिन जैसे ही कॉम्पिटेंट होने के बाद वो उसको कंटिन्यू करता है तो फिर उस बाद में वो उससे बाउंड रहेगा। तो ये आपको एक शॉर्ट नोट आता है दुर्वर दान पर ओनरस गिफ्ट। तो ओनरस गिफ्ट का मतलब कि एक से अधिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको एक साथ ट्रांसफ़र किया जाता है, उन पर कुछ प्रॉपर्टीज़, एक या एक से अधिक प्रॉपर्टीज़ पर कोई लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी और जो बेनिफिट है दोनों सभी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा या एक साथ छोड़ना पड़ेगा। तो ये है ओनरस गिफ्ट। इस पर जनरली आपको हर एग्जाम में शॉर्ट नोट आता रहता है। थैंक यू वेरी मच।